जितने भी बच्चे जिन्होंने यहाँ पर इस सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, कंटिन्यूअसली जितने बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, सेशन को लाइक भी करते जा रहे हैं यहाँ पर में, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जिन्होंने भी सेशन को लाइक कर दिया है। एक बार हाथ भी ऊपर कर दीजिएगा ताकि मैं देख सकूं कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने लॉयल्टी के साथ में यहाँ पर में अपना योगदान सेशन के अंदर में दे दिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, ठीक है। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करें तो बिहार एस्टेट टीजीटी के अंदर में आया हुआ ये क्वेश्चन है आप लोगों का। आपके टीआरई 4.0 में भी पूछे जाने की संभावना है। आने वाली आप लोगों की जो री एग्जाम होंगी 17th बीपीएससी की, उसमें भी पूछे जाने की संभावना है। साथ ही साथ अलग अलग जो एग्जाम्स है उसके अंदर में क्वेश्चन आता है। भारतीय राष्ट्रीय, ठीक है, जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका गठन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की संभावना बन जाती है इसकी, ठीक है। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो गठन है ये 31 अक्टूबर को हुआ था 1920 के अंदर में, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, ठीक है। 31 अक्टूबर 1920 को लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। इसी वजह से आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछता है, आई टूक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो व्यापारियों का संगठन है, ठीक है, उसकी स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? 1920 में हुई थी। एक क्वेश्चन यहां बन जाएगा। उसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? ये हो जाएगा आप लोगों का लाला लाजपत राय, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, ठीक है, कहां पर में हुई था इसका पहला सेशन, तो बॉम्बे के अंदर में हुआ था। ये भी याद रख लेना आप लोग, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, एक नंबर यहां भी मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है आपकी। तो ये आपका एक्चुअल में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 2023 की वन रिपोर्ट, कल रात में मैंने पेड क्लास के अंदर में वन रिपोर्ट पूरी पढ़ाई है बिहार को लेकर। कितने बच्चे मौजूद थे उसके अंदर में? वन रिपोर्ट हमने पढ़ी है और मैंने आपको बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके करवा करवा के याद करवाया है आप लोगों को, ठीक है। तो बिहार में 2023 की जो वन रिपोर्ट अभी आई है, अभी जस्ट अभी आई है एक हफ्ता पहले, 2023 की रिपोर्ट अभी 2024 के अंदर में आई है आखिरी में। तो वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का कुल कितना वन आवरण है? तो ये देखिए, काफी सारे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि मैं भी था, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर में कल थे जो क्लास के अंदर में, मजा आया था क्लास के अंदर में, ठीक है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आगे में भी आपको पढ़ाने वाला हूँ। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े जल्दी से जुड़ जाइए, कहीं आप लोग पीछे ना रह जाए, ठीक है। जो बच्चे जुड़ चुके हैं वो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, रैंक सिलेक्शन के साथ में रैंक के लिए तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं, आप कहीं पीछे ना रह जाओ। नौ फ्रेंड देखिए, यहाँ पर मैं 2023 की बात करूं अगर मैं आप लोगों से, तो 2023 के अंदर में 7,532.45 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, ठीक है, बिहार का, ये आप लोगों का जो है वो याद रखेंगे आप सभी लोग, वनाच्छादित है, ठीक है, वन से घिरा हुआ है। ये लगभग कितना परसेंट आता है बिहार के ज्योग्राफिकल एरिया का? चलिए परसेंटेज आप बताएंगे, कल रात में बच्चे थे अगर आप लोग तो आपको याद हो गया होगा। बताइए कितना परसेंट आता है लगभग लगभग? तो बताइए कितना परसेंट था यहाँ पर में, जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पर में लगभग जो है फ्रेंड्स 8% था, ये याद रखना है आप लोगों ने, कल हमने देखा था, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को कल मैंने ये पूरा का पूरा पढ़ाया था, ये आप देख सकते हो। ये कल हमारी जो है ये नॉलेज कैप्सूल कल वाली क्लास, पेड क्लास हमारी, ठीक है, उसके अंदर में हम लोगों ने पढ़ा है। जो बच्चा क्लास के अंदर में रहेगा, ठीक है, वो फायदे में रहेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हर वह चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज आपको पढ़ाई जा रही है क्लास के अंदर में। पेड क्लास का वीडियो आप लोग देख सकते हो, कल रात का ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत या गलत सुमेलित है, ये बताना है आप लोगों ने, जल्दी बताइए। जी बिल्कुल देख सकते हैं साइंस वाले भी, क्योंकि एजीएस में भी काम आएगा आपको ये। देखिए, सारे ही बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। सूची एक में व्यक्तित्व और उनके निकनेम दिए गए हैं आप लोगों के। श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी, अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार विभूति, जयप्रकाश नारायण राष्ट्र कवि, और रामधारी सिंह दिनकर लोकनायक, ठीक है। मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी से हर एक बच्चा कमेंट के अंदर में आंसर करेगा इसका। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड। देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं तो श्री कृष्ण सिंह जो है ये बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार विभूति के नाम से जाने जाते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन जयप्रकाश नारायण को राष्ट्र कवि थोड़ी कहते हैं, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जो है उनको कहा जाता है लोकनायक, ठीक है। और रामधारी सिंह दिनकर जी जो है उनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है, ठीक है। तो ये उल्टा पुल्टा दिया गया है, ये दोनों गलत है। आप लोगों से गलत वाला ही पूछा गया था।
गलत वाला। तो जब गलत वाला आपसे पूछा गया है तो आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ दी अबव। ठीक है, एक से ज्यादा, मोटा, मोर देन वन ऑफ दी अबव, और ये दिया है आपके ऑप्शन नंबर ई के अंदर में। ठीक है, तो आपके लिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाया ताकि आपको एग्जाम के अंदर में इजी लगे। कितने लोग मानते हैं कि टीचिंग परीक्षा के अंदर में, मैंने इतने सारे इंटरव्यूज लिए, आप बच्चों के इंटरव्यूज देखना जो टीचिंग परीक्षा के से टॉपर्स बने हैं। ठीक है, एक बच्चा है जिसने 6 to 8, 9, 10, 11, 12 तीनों एग्जाम टीचिंग परीक्षा के कोर्स से जो है उसने क्लियर किया है। कई सारे बच्चे, कल मैंने आपको एक इंटरव्यू दिखाया था, वो बच्चा जो है वो दुकान पे काम करके जो है उसने सफलता हासिल की है। सबका एक चीज कहना है, टीचिंग परीक्षा के ऊपर में जो क्वेश्चंस का लेवल है ना, वो एग्जाम से मैच करता है। एग्जाम लेवल के क्वेश्चन और एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस प्रकार के ऑप्शंस के साथ में और उस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, जहां जहां भी आपको जिस तरीके से भी आपकी मदद हो सकती है उस तरीके से क्वेश्चन मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं मोर देन वन ऑफ दी अबव आंसर होगा, गलत वाला पूछा था, इस तरीके से याद रखना आप लोगों ने। ओके, चलिए हम लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में 5 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर में हमारे पास 1400 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। ठीक है, 768 लाइक्स है। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे ताकि और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा सकूं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का 69 बीपीएससी में पूछा गया था और ये क्वेश्चन जो है आपका रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत सारी एग्जाम्स के अंदर में ये क्वेश्चन आता है। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सर बीपीएससी का जीके जीएस बेस्ट लेना है, प्लीज बता दीजिए कैसे लेना है। परिधि प्रजापति जी, नीचे में एक नंबर चल रहा है, ठीक है, उसके ऊपर में कॉल कर लीजिए। अगर कॉल ना लग पाए तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा, टीम आपकी मदद कर देंगी। ठीक है, अभी जो है वो न्यू ईयर सेल चल रहा है, आपका मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है। और मैं आपको बता दूं 7 तारीख को आप लोगों की एक टेस्ट भी है। ठीक है, उस टेस्ट के अंदर में जो टॉप 10 बच्चे रहेंगे उनको टीचिंग परीक्षा की हुडी मिलेंगी और जो टॉप 50 बच्चे रहेंगे उनको भी सरप्राइज प्राइज मिलने वाला है। ठीक है, तो अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। जो पेड क्लास की जो नॉलेज कैप्सूल्स है, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये एक मौका है आप लोगों के लिए पढ़ाई करने का। ये छोटे छोटे से मौके हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन हो जाती है उस समय में जब बाकी बच्चे आराम कर रहे हैं। ठीक है, टीचिंग परीक्षा के पेड क्लास के बच्चे कंटिन्यूअसली कंपटीशन के अंदर में, क्लास के अंदर में टेस्ट देकर, ऐसे छोटे छोटे जो है जो इवेंट्स है, जैसे हमारा ये नॉलेज कैप्सूल का हमने टेस्ट रख लिया, ये कर करके तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए वो रैंक लेकर आएंगे टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट। ये याद रखना है आप लोगों ने, क्योंकि अंदर में आपको बहुत सारे बार अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है पढ़ने की, आपको खेल खेल में पढ़ा दिया जा रहा है। तो फुतुहत आलमगिरी जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है, ईश्वर दास नागर जी ने लिखी थी। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, 69 पीपीएससी में आया था, आपके टीआरई 4 के अंदर में भी पूछे जाने की संभावना बन जाती है। ठीक है, ईश्वर दास नागर जी ने। तो फुतुहत आलमगिरी जो है ये औरंगजेब के शासनकाल के समय की कुछ घटनाओं का इसमें वर्णन आपको मिलता है। ईश्वर दास नागर जी ने लिखी थी। ठीक है, फुतुहत आलमगिरी, फुतुहत आलमगिरी, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ईश्वर दास नागर जोधपुर के जो है फ्रेंड्स एक ऑफिसर थे, जोधपुर से बिलोंग करते थे, मुगल ऑफिसर थे। ठीक है, मुगल दरबार में काम करते थे, लेकिन थे वो बिलोंग करते थे जोधपुर से। तो औरंगजेब के समय काल, मतलब जब तक वो जिंदा थे तब तक का उन्होंने वर्णन किया है 1698 का। औरंगजेब की मृत्यु तो बाद में हुई। ठीक है, औरंगजेब ये तो, ठीक है, 1707 में इसकी डेथ हुई, लेकिन 1698 तक, जब तक ईश्वरदास नागर जी जिंदा थे तब तक का उन्होंने रिकॉर्ड लिखा है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं आप लोगों से। ठीक है, फूफा जी आ गए सर। चलिए, फूफा जी जो है वो उनके अपने घर के संस्कार प्रदर्शन कर रहे होंगे वो लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में। बताइए जल्दी जल्दी से इसका आंसर क्या होगा आपका। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स इस यहाँ पर में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, ठीक है, तो यहाँ पर में आप लोग देखिए कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। ठीक है, जी, तो देखिए फ्रेंड्स, पहली बार मौलिक अधिकार जो है फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे भारत के संविधान का आज के समय में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। इसको सबसे पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अंदर में चर्चा किया गया था इसको, तो इसको चर्चा किया गया था कराची अधिवेशन के अंदर में। ठीक है, कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DSSB के अंदर में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो हमारे थे, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। उन्होंने क्या किया, अपने जिगरी
अपने छुटकू को, ठीक है, उन्होंने काम दिया, बोले जवाहरू, ठीक है, तो एक काम करो जवाहरलाल नेहरू, तुम एक काम करो, ठीक है, एक कमेटी बना रहा हूं मैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की कमेटी, तुमको उसके चेयरमैनशिप करनी है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये जिम्मेदारी, जो मौलिक अधिकारों से संबंधित जो कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, उस कमेटी की जिम्मेदारी किसको दी, उस कमेटी की अध्यक्षता किसको दी थी, जवाहरलाल नेहरू को दी थी। ये याद रखना है आप लोगों ने। कई सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो छात्र है और वो प्रोफेसर जो है वो ये फैलाते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल में बनती नहीं थी। अरे भाई बहुत घनिष्ठता थी। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू में नहीं बनती थी, अरे बहुत घनिष्ठता थी। सुभाष चंद्र बोस ने जब आजाद हिंद फौज को आगे बढ़ाया उन्होंने, तो एक जवाहर ब्रिगेड उन्होंने नाम रखा था एक का, ठीक है। तो आपको बता दूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे, उन्होंने ये जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू के ऊपर में सौंपी थी कि आप जो है फंडामेंटल राइट्स कमेटी की अध्यक्षता कीजिए करके। ओके, तो 1931 के अंदर में पहली बार इसके ऊपर में चर्चा हुई थी कांग्रेस के सेशन के अंदर में। मौलिक अधिकारों को लेकर जो है हमारे भारत के संविधान के अंदर में पार्ट नंबर कौन सा है, जल्दी से आप लोग बता देंगे मुझे, ठीक है, देख लेते हैं अब, क्योंकि हम लोग भाई पढ़े, हम लोगों का अपन को तो पढ़ाई अपन जैसे ही स्टार्ट करेंगे अपन आगे में और बहुत सारी चीजें पढ़ना स्टार्ट कर देंगे अपन, ठीक है, ठीक है। ओके, तो पार्ट नंबर 3 है ये, है ना। आर्टिकल नंबर कहां से कहां तक, चलो आप जितना आप लोगों के लिए जरूरी है ना उससे एक कदम आगे बढ़ के पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। आर्टिकल कहां से कहां तक है जल्दी बताओ। और अगर ये क्वेश्चन खत्म होते होते आप लोगों ने 1500 लाइक्स पार कर दिए तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। तो पार्ट नंबर 3 में आर्टिकल नंबर 12 से लेकर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में 35 तक के आर्टिकल्स इसके अंदर में दिए गए। पार्ट नंबर 3 में हमने मौलिक अधिकार का हमारे संविधान के अंदर में कंसेप्ट कहां से लिया है, तो यूएसए से लिया है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, यूएसए से। ओके, क्या इसको लेकर आप कोर्ट जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। अगर आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे हैं तो फंडामेंटल राइट्स को लेकर आप लोग कोर्ट जा सकते हो, कोर्ट जाने का अधिकार है आपके पास में, मतलब जस्टिशिएबल है ये, ठीक है, न्यायालय में प्रवर्तनीय है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। बाद में जाकर जो है फंडामेंटल राइट्स को पहली बार इसमें चर्चा हुई 1931 में, ठीक है, बाद में जाकर जो है इसमें हो गया, ठीक है, आपका संविधान में भी शामिल हो गया। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि टीम अगर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन तक अगर 1500 लाइक्स हो जाते हैं तो प्लीज वो जो DSSB का क्वेश्चन आया था कराची अधिवेशन वाला वो भी रख दीजिएगा, ठीक है। शालू सिंह पूछ रहे कि सर 2000 लाइव है फिर भी एक के लाइक क्यों। हाँ शालू जी वही है, मतलब लॉयल स्टूडेंट्स जो है वो अगर सारे लोग रहेंगे तो फिर अच्छे से पढ़ाने में मजा भी आएगा। चलिए देखिए एक क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस वाला, फुतुहत अल आलमगिरी, फुतुहत अल आलमगिरी या फुतुहल ए आलमगिरी जिसको कहा जाता है, राजस्थान सीईटी के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी से सभी लोग। देखिए अर्नव ने चैलेंज भी दे दिया आपको 2000 प्लस लाइक्स का, जल्दी से, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ईश्वर दास नागर जो है फ्रेंड्स, ये याद रखें आप लोगों ने, इन्होंने लिखी थी फुतुहत आलमगिरी। ये आप लोगों का राजस्थान सीटी की ग्रेजुएट एग्जाम के अंदर में आया था, और ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ी देर पहले देखोगे कि आपका 69 बीपीएससी में भी आया था। तो रिसर्च करके पढ़ा रहे हैं बिल्कुल आपको, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है हर एक चीज रिसर्च करके, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर में। देखिए एक क्वेश्चन और है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। ये सीडीएस के अंदर में आया था क्वेश्चन, ठीक है, सीडीएस के अंदर में मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव कब पारित किया गया था, कौन से सेशन में। तो मौलिक अधिकार, ठीक है, अभी आपको बताया कि कौन सा वाला अधिवेशन था जिसके अंदर में पास किया गया था, जवाहरलाल नेहरू उस समिति के, ठीक है, जो मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति को लेकर जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे। इसके ऊपर में क्वेश्चन बन चुका है टीआरई में। मुझे अभी जस्ट एक चीज याद आई, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज बैक एंड टीम अगर पॉसिबल हो और हमारे बच्चे यहाँ पर में जो है 2000 प्लस लाइक्स कर देते तो वो टीआरई का एक्चुअल वाला क्वेश्चन भी लगा दीजिएगा कि फंडामेंटल राइट्स कमेटी जो बनी थी 1931 के अंदर में उसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, लगा दीजिएगा उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो लेकिन पहले वेट करिएगा कि बच्चे रिस्पांस दे रहे हैं या नहीं। मौलिक अधिकारों को लेकर जो है, या फिर हम लोग फिर पेड क्लास के अंदर में कराएंगे उसको। मौलिक अधिकारों को लेकर जो आर्थिक नीति है फ्रेंड्स उसको लेकर कहां पर में हुआ था, आपका कराची अधिवेशन के अंदर में हुआ था, ठीक है। 1931 के अंदर में ये हुआ था आप लोगों का, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, 1931 के अंदर में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ओके। और ये आपको बता दूं ये 1931 का जो सेशन था, अब चलो थोड़ा बहुत तो बता ही दे, तो कम से कम 45 और 45th नंबर का सेशन था ये, सेशन था ये, कभी अगर आ जाए एग्जाम में भूले भटके से, ठीक है, तो 45th नंबर का सेशन था ये आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का, 45वें नंबर का। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन कल रात में हमने इसको देखा था कि 2013 से लेकर 2023 तक कितने लोगों को याद है, कल रात में जितने बच्चे थे पेड क्लास के अंदर में आपके
वो बताएंगे मुझे कि क्या ये क्वेश्चन आपको मैंने याद करवाया था कि नहीं करवाया था। 2013 से 2023 तक स्पेशली बताया था आपको मैंने कि भाई इसको याद रखना, ये क्वेश्चन बनेगा आपका एग्जाम में। 2013 से 2023 तक, ठीक है, आपका एक डिकेड के अंदर में, मतलब 10 साल के अंदर में, बिहार के वन आवरण में शुद्ध वृद्धि कितनी देखी गई, ठीक है, कितनी शुद्ध वृद्धि देखी गई, कितना जो है फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है, नेट फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है। देखिए बच्चे आंसर भी करते जा रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स आते जा रहे हैं और बच्चे बताते भी जा रहे हैं कि हम लोग थे सर क्लास में, ठीक है, आंसर्स के साथ में वो लोग हाथ भी ऊपर कर रहे हैं। चलिए, आपको याद हो गया, ये सुनकर मुझे, ये जानकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मैं सौरभ जायसवाल ने लिख भी दिया है, ठीक है, हाथ भी ऊपर कर दिया है, बहुत बढ़िया। देखिए अगर मैं बताऊं आप लोगों से फ्रेंड्स, तो 2013 से 2023 के बीच में 10 साल में 248.90 स्क्वायर किलोमीटर का जो वन एरिया है वो इंक्रीज हुआ है बिहार के अंदर में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। एक मैंने पॉइंट और बताया था आप लोगों को, 2021 से लेकर 2023 में, मतलब इन 2 सालों में कितना बड़ा है, तो अप्रोक्सीमेटली आप लोगों को याद है फ्रेंड्स 129 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है, ठीक है, ये भी हम लोगों ने देखा था अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 129 स्क्वायर किलोमीटर है ना, ये भी हम लोगों ने देखा हुआ है कल रात के अंदर में। तो अप्रोक्स वाला आप लोग याद रख सकते हो उसको, 2021 से 2023 तक का आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने पूरा कल पढ़ा ही है पूरा। ओके, बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन आपका, ठीक है, आपको बताना है व्हाट डज डेमोक्रेसी मीन, इनमें से बताइए डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। देखिए आप लोगों को बता दूं फ्रेंड, जितने भी बच्चे हैं, न्यू ईयर सेल चल रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है, आप लोगों का जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर अपने जो सपने हैं उसको पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आपकी आज का आपका स्टेप, ठीक है, टीचर बनने से पहले ही टीचर वाली फीलिंग आने लगती है सर। चलिए, विश्व प्रताप जी सुल्तानपुर से कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही फीलिंग आनी चाहिए और ऐसे ही अगर आप करते रहोगे, ठीक है, तो मुझे यकीन है कि बहुत अच्छे टीचर बनोगे आप। मैं आपको बता दूं, न्यू ईयर सेल चल रहा है, जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं जल्दी से जल्दी, ताकि आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो सके। 7 तारीख की टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए आप सभी के सभी, ठीक है। 1 तारीख के बाद से 1 तारीख तक जितने भी फीचर्स है आप लोगों के, जो एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहे हैं वो 1 तारीख तक ही मिलेंगे आपको। उसके बाद में जो बच्चा ज्वाइन होगा उनको सिर्फ और सिर्फ कोर्स मिलेगा, जो एक्स्ट्रा कोर्सेस है वो अलग कर दिए जाएंगे, ठीक है। 1 तारीख तक के जितने भी बच्चे ज्वाइन हो चुके होंगे उन लोगों को सारे फीचर्स मिलेंगे, जो पहले के बच्चे हैं उनका कोई फीचर नहीं हटाया जाएगा, उनका सब कुछ रहेगा। 1 तारीख के बाद वाले जो बच्चे, जैसे अभी केवल न्यू बैच मिल रहा है, 1 तारीख के बाद वाले जो बच्चे उन लोगों को न्यू बैच ही मिलेगा, उसके एक्स्ट्रा बैचेस जो साथ में मिल रही है वो नहीं मिलेगी फिर। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, रूल ऑफ पार्टी, रूल ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ द पीपल। तो रूल ऑफ द पीपल होता है, ये याद रखना आप लोगों ने, लोगों का शासन होता है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कितने परसेंट लोगों ने सही आंसर दिया था ये भी देख लेते हैं हम लोग, 83% लोगों ने आंसर दिया है। तो सुप्रीम पावर जो है आप लोगों का जनता के हाथ में होता है, ये एक्चुअल क्वेश्चन है आपका टीआरई 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया था, ठीक है, जी हाँ बिल्कुल किया था बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसको जला दिया था, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है उसको जला दिया था, ठीक है। तो इसने बिहार पर आक्रमण किया, इसका पहला विवरण आपको कहाँ मिलता है, ये 64वीं बीपीएससी में आ चुका है, आगे में भी पूछे जाने की संभावना है आप लोगों की, ठीक है। तो इसका पहला, ठीक है, उल्लेख आप लोगों को कहां पर में मिलेगा ये आप लोगों को आंसर करना है। तो इसका जो है फ्रेंड्स आपको मिलेगा तबाकते नासिरी के अंदर में, ये आप लोगों ने याद रखना था, तबाकते नासिरी के अंदर में। तबाकते नासिरी लिखी किसने थी, ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर में, तबाकते नासिरी किसने लिखी। तो तबाकते नासिरी जो है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग, किसने लिखी थी, ये आप लोग जल्दी बताइए। कंप्यूटर साइंस पढ़ना है कमलेश चौरसिया जी, आप नीचे में जो नंबर चल रहा है ना उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए, टीम आपकी मदद करेंगी। सपने तो सभी देखते हैं, उनको पंख टीचिंग परीक्षा देते हैं, क्या बात है। कुमारी मिशा मुस्कान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे से कमेंट के लिए, ठीक है। तो तबाकत नासिरी, ठीक है, बताइए। मिराज सिराज, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। मिराज ए सिराज जो थे उन्होंने लिखी थी पुस्तक, ओके। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तबाकत नासिरी। तो मिनहाज सिराज जो था उन्होंने पर्शियन भाषा में लिखी थी तबाकत नासिरी, इसी के अंदर में बिहार के ऊपर में बख्तियार खिलजी के आक्रमण का जो है उल्लेख मिलता है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स की बख्तियार खिलजी जो था वो किसका जनरल था, ये क्वेश्चन आता है। तो बख्तियार खिलजी जो है ये अलाउद्दीन जो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसका जनरल हुआ करता था, ठीक है, उसका सिपाही था, उसका सेनापति था, ठीक है, बिहार के अंदर में आया वो।
उसके बाद में जो है उसने नालंदा, विक्रमशिला और उदंतपुरी जो थी उसके ऊपर में आग लगा दी। बख्तियारपुर नाम से उसने एक शहर भी बसाया था, ठीक है। बिहार शरीफ के अंदर में जो है उसकी मजार है, वो बिहार में ही मरा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक अली मर्दान करके एक व्यक्ति था, उसने उसकी हत्या कर दी थी, अली मर्दान ने। तो बिहार शरीफ के अंदर में उसकी उसकी कब्र जो है वो बख्तियार खिलजी की बिहार में ही है, बिहार शरीफ के अंदर में। उसके बाद में तबाकत नासिरी के अंदर में इसका उल्लेख भी मिला है आप लोगों को, फारसी भाषा में लिखी थी ये पुस्तक। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इन विच ईयर डिड द सेकंड बैटल ऑफ तराई टेक प्लेस बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। सर जीके जीएस की क्लास लेना चाहते कैसे ले? निकिता कुमारी जी, आपको नीचे में जो नंबर चल रहा है ना, उस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, या फिर मैं एक तरीका और बताता हूँ आपको, ठीक है। आपको एक तरीका बताता हूँ मैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो बहुत आसानी से, ठीक है, जल्दी से आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। देखिए, ये आपका क्लास चल रहा है, ठीक है। जैसे ही आप इस क्लास के अंदर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नीचे में आपका, ठीक है, यहाँ पर मैं आप देखोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसके ऊपर में क्लिक करोगे तो वहां पर मैं आपको एक दिखेगा हाउ टू बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्स, ये आपको दिख रहा है। उसके ऊपर में क्लिक करना है, उस लिंक पर। जैसे उस लिंक पर क्लिक करोगे आप, आपके सामने जो है पूरे के पूरे कोर्सेज की लिस्ट आ जाएंगी, जो भी कोर्सेज अवेलेबल है सारे कोर्सेज की लिस्ट आ जाएंगी, ठीक है। इनमें से जो भी आपको कोर्स चाहिए, ठीक है, स्पीड में आप उसके ऊपर में क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप उसके ऊपर में क्लिक करोगे, आप देखोगे कि आपका जो है एक और पेज आपका खुलकर आ गया है सामने में। उस पर बाय नाउ पे क्लिक करना है और ये 4 डिटेल्स भरनी है बस। कितना समय लगेगा? मुश्किल से 1 मिनट लगेगा आपको, ठीक है, ये सारे पूरी प्रोसेस करने में, ठीक है। बाय नाउ के ऊपर में क्लिक किया आपने, और बाय नाउ पे क्लिक करते ही आप चले जाओगे पेमेंट गेटवे पे। पेमेंट गेटवे के ऊपर में क्लिक किया आपने, जैसे भी आपको पेमेंट करनी है जिस भी तरीके से, ठीक है, आपने पेमेंट की, और पेमेंट करने के बाद में आपका कोर्स आपके अकाउंट के अंदर में ऐड, इतना सिंपल, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हो। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 2 लड़ाइयां हुई है, तराई की 2 लड़ाइयां। तराई की जो पहली लड़ाई हुई थी और जो दूसरी लड़ाई हुई थी, उनके ऊपर में बात कर लेते हैं हम लोग। पहली लड़ाई जो हुई थी वो हुई थी 1991 के अंदर में, दूसरी लड़ाई जो हुई थी 1992 के अंदर में हुई थी। पहली लड़ाई जो है वो कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, ठीक है। लेकिन जो दूसरी लड़ाई है उसके अंदर में मोहम्मद गौरी जो है वो जीत गया था, मोहम्मद गौरी जीत गया था, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1192 हो जाएगा आपका, ठीक है, सेकंड वाली लड़ाई के अंदर में। तो पहली वाली सफलता की गारंटी टीचिंग परीक्षा, पिंकू कुमारी जी बोले। चलो थैंक यू वेरी मच पिंटू जी। जो टीचिंग परीक्षा के पेड स्टूडेंट है ना, ठीक है, उनसे बड़ा टेस्टिमोनियल कुछ नहीं हो सकता। जो जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, उससे ज्यादा आप लोगों को और क्या मिलेगा। तो पृथ्वीराज चौहान जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है, सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में उन्होंने हराया था, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उनके हाथों हार गए थे वो। नाउ फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? ठीक है जी, बिल्कुल। सोशल आर्मी जो है दानिश सर की टीचिंग परीक्षा की रॉक करने वाली है, अर्नव ठाकुर जी को पता है, क्योंकि पेड क्लास के अंदर में हमने दंगा मचा रखा है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आपसे कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए कोई विधेयक आरक्षित रख सकता है, अब इसको ध्यान से समझो आप लोग, ठीक है। मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ, ठीक है। अगर किसी को ना पता हो तो मैं आसान भाषा में समझा देता हूँ। ये मान लो बिहार है, बिहार के नए राज्यपाल कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। देखो, हर एक जगह पे हम रिवीजन करने के, रिवीजन जो है ना एक मौका है, ठीक है, आप उसको कभी ना छोड़िए, रिवीजन मौका है। ओके, रिवीजन करते रहिए, रिवीजन को कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि बिहार के जो नए राज्यपाल है, ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान जो बने हैं नए। अब ये जो है फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि कोई विधानसभा कोई कानून पारित करती है, तो गवर्नर जो है उस पर हस्ताक्षर करके उस कानून को, ठीक है, उस विधेयक को कानून बना देते हैं। जनरली नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन अगर मान लो कि कोई बहुत ऐसा कानून बन गया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिखाना जरूरी है या राष्ट्रपति को दिखाना जरूरी है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन के अंदर में क्या होता है कि जो गवर्नर होते हैं वो बोलते हैं मैं इस पछड़े में नहीं पढ़ूंगा, मैं जो है अभी इसके ऊपर में कोई हाँ या ना मैं नहीं बोल रहा, मैं ये विधेयक भेजूंगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति मतलब केंद्र सरकार को, सिंपल सी बात है, क्योंकि राष्ट्रपति अपने मन मर्जी से कुछ नहीं करता, सब वो केंद्र सरकार के इशारे पे ही करता है, ठीक है। तो कोई बिल को अटकाना है ना जनरली, तो ये इस तरीके की हरकत की जाती है हमारे देश के अंदर में। ओके, वो क्या करते हैं, वो रिजर्व रख लेते हैं राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लेते हैं कि राष्ट्रपति उस पर फैसला करेंगे। तो आर्टिकल नंबर 201 के तहत ये होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे वो कई सारे क्वेश्चन आपको निकाल के दिखा सकते हैं जो एग्जाम के अंदर में पूछे गए इसके ऊपर में आधारित,
ठीक है, 918 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, 2800 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे हर एक बच्चा जल्दी से, ताकि इसी तरीके से हम लोग जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सके। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने कि राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल उस विधेयक को सुरक्षित रख लेते कि भाई मैं इसमें कोई फैसला नहीं दे रहा, राष्ट्रपति देखेंगे जो देखने का है। आर्टिकल नंबर 201, ये बहुत बार आया है वो क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, यहाँ पर मैं इतना खर्चा हो ही गया है मालिक, तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर ही लेते हम लोग। आपको पता है ऑर्डिनेंस या फिर जो अध्यादेश होता है, ठीक है, अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश ये होता है ऑर्डिनरी कानून, जिसको ऑर्डिनेंस कहते हैं, ऑर्डिनेंस कहा जाता है। ऑर्डिनेंस जो है फ्रेंड्स, ये राष्ट्रपति भी निकाल सकते हैं, केंद्र सरकार केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, और राज्य स्तर पर अगर कोई टेम्पररी कानून बनाना है तो उसको गवर्नर निकाल सकते हैं। गवर्नर जो राज्यपाल होते हैं वो निकाल सकते हैं, गवर्नर साहब। राष्ट्रपति के निकालने के लिए जो आर्टिकल है वो है 123 अध्यादेश का। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। अगर आप लोगों से गवर्नर वाला आर्टिकल पूछ लिया जाए तो प्लीज ये याद रखना आप लोगों ने, ये 213 है, ये भी पूछते हैं नॉर्मली। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन बनता है आप लोगों का एग्जाम के अंदर में। ओके, चलिए, तो केंद्र सरकार के अंदर में अगर केंद्र सरकार को कानून बनाना है टेम्पररी रूप से अर्जेंटली, जबकि जो है लोकसभा राज्यसभा अस्तित्व में अभी बैठी हुई नहीं है, ठीक है, उसकी सीटिंग नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति को बोलकर वो 123 के तहत कोई भी ऑर्डिनेंस निकलवा सकते हैं। राज्य को अगर निकालना है तो 213 के तहत कर सकते हैं। अच्छा, क्या इससे अध्यादेश के जरिए संविधान संशोधन हो सकता है? मैं हाई लेवल क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, संविधान संशोधन ऑर्डिनेंस के जरिए किया जा सकता है क्या? नहीं। ठीक है, संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अध्यादेश के जरिए नहीं किया जा सकता, उसके लिए संसद को ही बैठना पड़ेगा। हाँ, नॉर्मली छोटा मोटा कोई कानून बनाना है, तुमने तो कानून बना दो अभी टेम्पररी रूप से, ठीक है, बाद में संसद से पास करा लेंगे उसको, वो चलता। संविधान में अगर कोई संशोधन करना है, एक वर्ड भी हटाना गिराना ऐड करना कुछ भी करना है, ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं हो सकता वो भाई। ठीक है आपका, ठीक है, तो और संविधान संशोधन केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति नहीं कर सकते अध्यादेश के जरिए, उसके लिए संसद को ही बैठना पड़ेगा। तुम बुलाओ और संसद को रात में 2 बजे, ठीक है, अगर इतना ही अर्जेंट है तो। सर बीपीएससी टीआरई टीजीटी पीजीटी जीएस क्लास लेना है, हिंदी संस्कार अकेडमी जी बिल्कुल आप ले सकते हो। मैं बता रहा हूँ आपको, नीचे में नंबर चल रहा है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए, या जो मैंने अभी अभी वीडियो दिखाया था ना उसको भी आप देख लोगे तो उससे भी आपको पता चल जाएगा, उससे भी आप देख सकते हो। ठीक है, नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, अभी ऑफर चल रहा है तो आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है जी। अच्छा चलो, एक और संविधान संशोधन की बात निकली है, संविधान संशोधन का आर्टिकल बता दो। एक और बात निकली है, संविधान संशोधन का कार्यक्रम जो प्रस्ताव जो है, हमने जो चीज है संविधान संशोधन की, वो कहां से उधार लिया है कंसेप्ट, वो भी बता दो। संविधान संशोधन की बात निकली है, तो संविधान संशोधन अभी अभी जो आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, वन नेशन वन इलेक्शन जो संविधान संशोधन का विधेयक आया है, वो कौन से नंबर का विधेयक है ये आप लोग बता दो। संविधान संशोधन की बात निकली है, तो संविधान संशोधन में आप बता दो कि महिला आरक्षण का जो बिल बना है वो कौन से नंबर का संविधान संशोधन हुआ है, ये भी बता दो। ठीक है, अभी आज के लिए इतना रखते हैं, अदरवाइज और भी बहुत सारी, जीएसटी का संविधान संशोधन बता दो। ठीक है, एनबीएनसी जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है, उसका संविधान संशोधन बता दो। ठीक है, सबसे पहला संविधान संशोधन कौन से साल में हुआ था ये बता दो। हु ऑर्गेनाइज द काउंटर पेटिशन ऑफ एनलाइटेंड हिंदूज हु वर द सपोर्टर्स ऑफ बर्निंग राइट ऑफ सती। ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी से। देखिए किसने जागरूक, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो। ठीक है, और ये मैं जो है बहुत जल्दी आपको बता दूं, मैं पेड क्लास में सपनों वाली क्लास फिर से स्टार्ट करने वाला हूं। जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, पेड क्लास के, उनके लिए गुड न्यूज, सपनों वाली क्लास आपकी जल्दी, बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। क्योंकि मैंने जितने भी इंटरव्यूज लिए अभी टीआरई 3 के बच्चों के, उनको बहुत पसंद थी। मतलब जितने भी टॉपर्स थे उन लोगों ने मतलब ये कहा है कि सर सपनों वाली क्लास, कल भी आपने देखा होगा कि सपनों वाली क्लास का वो फैन था। ठीक है, अताउल्ला जो थे कल हमारे, ठीक है, वो जिन्होंने शॉप पर बैठकर कहा अपनी एग्जाम क्लियर की है, सपनों वाली क्लास, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। एक बार हाथ ऊपर कर देंगे जितने भी पेड वाले स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अगर आपको ये अनाउंसमेंट पसंद आई है तो जल्दी स्टार्ट होंगे आपकी। ठीक है, किसने जागरूक हिंदुओं के विरुद्ध याचना का आयोजन किया जो सती जलाने के पक्षधर थे? तो जागरूक हिंदू, ठीक है, जो सती जलाने के पक्षधर थे उनके विरुद्ध याचना की, मतलब उनके खिलाफ आंदोलन चलाया। तो राजा राममोहन रॉय थे। राजा राममोहन रॉय सती प्रथा के बहुत ज्यादा खिलाफ थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, और सती प्रथा के खिलाफ जो है इन्होंने क्या किया, कुछ एविडेंस दिए,
और एविडेंस क्या दिया उन्होंने? यस सर, सपनों वाली क्लास ने टीआरई 1 2 3 में धमाल मचाया है। बिल्कुल अर्णव जी, और अभी और टीआरई 4 के अंदर में तो कमाल ही कर देंगे। ओके, तो राजा राम मोहन रॉय जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है सती प्रथा के खिलाफ, ठीक है, एविडेंस किस तरह से दिए, उन्होंने पुराने वाले जो धर्म ग्रंथ थे वो निकाल के लाए, पुराने वाले धर्म ग्रंथ निकाल के लाए। देखो धर्म ग्रंथ के अंदर में तो कहीं लिखा ही नहीं है कि सती को जो जिसका पति मर जाए उसको जला देना है, ठीक है। उन्होंने अंग्रेजों को दिखाया, देख बेंटिक क्या, ठीक है, कहा लिखा है इधर में कि सती महिला के जलाने के ऊपर में? बेंटिक क्या बोला, लॉर्ड विलियम बेंटिक बोला बात तो सही है बिड़ू, ठीक है, अपन इधर में तो कहीं ऐसा लिखे 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 ही नहीं है, कैसा करने का फिर? तो उन्होंने समझाया, देख भाई मैं देखो बता रहा हूं, एक जिंदा स्त्री को जला देना, ठीक है, एक अगरबत्ती लेकर आऊं मैं, तेरे को चटका लगाऊं, तेरे को चटका लगाऊं सफेद सफेद तेरे हाथ के ऊपर में, तेरे को कितना दर्द होगा, ठीक है। तो सोच कि एक व्यक्ति मर गया, ठीक है, उसकी पत्नी अभी जिंदा है, उसको उसके साथ में जल जाए तो उसको सोच कितना दर्द होगा। वो बोला यार बात तो सही है भाई, ठीक है, बात तो तुम्हारी सही है, कैसा करने का? तो फिर उसने उसने उस दिन बात कही, उसकी अंतरात्मा जाग गई लॉर्ड विलियम बेंटिक की। अब सुनना जो मैं कह रहा हूं उस पर क्वेश्चन बनाए कि अगर मैं इस सती प्रथा को रोकने के लिए, कानून बनाने के लिए अगर एक दिन भी देरी करता हूं, कौन कह रहा है ये? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस पर क्वेश्चन आया था कि ये किसने कहा था, ठीक है, उसकी अंतरात्मा जाग गई विलियम बेंटिक की। उसने कहा कि अगर मैं इस कानून को बनाने में अगर एक दिन भी देरी करता हूं तो मुझे नहीं पता कि मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा कि क्यों मैंने ये एक दिन की देरी की। और उसने जो है 1829 के अंदर में सती प्रथा जो जो प्रतिबंधन जो एक्ट है उसको लेकर आया, सती प्रथा को पाबंदी लगा दी भारत के अंदर में, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन रॉय के बोलने के ऊपर में, राजा राम मोहन रॉय ने मस्त तरीके से उनको समझाया था, ठीक है। चलिए, तो 1829 के अंदर में, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, सती प्रथा को बैन कर दिया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय में गवर्नर जनरल थे बिहार के, बंगाल के। नाउ फ्रेंड देखिए कौन से सिख गुरु थे जिनको औरंगजेब ने जो है वो डेथ दे दी थी। वैसे दो सिख गुरु हुए हैं, ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है, जिनको मौत की सजा दी गई है मुगलों के द्वारा। दोनों के दोनों आपको पता होने चाहिए। कौन से दो सिख गुरु थे जिनको मुगलों के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया? दंड तो नहीं बोल सकते मतलब, लेकिन मृत्यु के घाट उतार दिया गया। चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो दो जो है सिख गुरु हुए हैं, जो 5th नंबर के सिख गुरु थे, 5वें नंबर के, ठीक है। उनका नाम था गुरु अर्जन देव जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु अर्जन देव जी, ठीक है, ये याद रखना है। इनको जो फांसी, इनको जो है फ्रेंड्स मृत्यु दंड दिया गया था, मृत्यु के घाट उतार दिया गया था, वो उतारा गया था जहांगीर के द्वारा, जहांगीर, ठीक है, जहांगीर के द्वारा। और जो 9th नंबर के सिख गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जी, ठीक है, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, तेग बहादुर, ठीक है, गुरु तेग बहादुर, उनको जो है मृत्यु दंड दिया गया था बहुत तड़पा तड़पा के औरंगजेब के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, गुरु तेग बहादुर को। तो 5वें और 9वें नंबर के जो सिख गुरु है, इनको जो है मृत्यु दंड दिया गया था, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं औरंगजेब के बारे में पूछा है, ठीक है, कौन से सिख गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं है, तो आंसर ई हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आप लोग कर सकते थे। ओके, तो 2300 बच्चों ने लाइक कर दिया, 3200 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर और करते रहेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो औरंगजेब ने 9वें जो सिख गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जी, उनको जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में जो है मृत्यु दंड दे दिया था। नाउ फ्रेंड्स अब देखिए 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन, प्रवाल भित्ति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती? अब व्हाट इज मीन बाय प्रवाल भित्ति? कोरल रीफ्स। देखिए फ्रेंड्स, कोरल जो है ना, ये छोटे छोटे से मराइन एनिमल्स है, मराइन एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स है, छोटे छोटे से स्मॉल मराइन एनिमल्स। स्मॉल भी बोलना गलत ही होगा, टाइनी है, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, टाइनी मराइन एनिमल्स, समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे से जीव है। जब ये मर जाते हैं तो एक दूसरे के ऊपर में जमा होते जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर में जमा होते जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो जब लाखों करोड़ों साल हो जाते हैं ना,
तो ये ऐसा पूरा का पूरा एक पहाड़ टाइप का बन जाता है, उनके ऊपर में जमा 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 होते 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 होते, ठीक है, उसको आप कोरल रीफ बोलते हैं। वो पहाड़ी टाइप की जो बन जाती है, रीफ भित्ती टाइप की बन जाती है या रीफ टाइप की बन जाती है, समुद्र के अंदर से सतह तक आ जाती है, समुद्र के सतह तक आ जाती है ऐसे पूरा ऊपर में, तो उसको कोरल रीफ बोला जाता है। तो आप लोगों को ये कहां पर में नहीं मिलेंगी ये बोला गया है, कहां पर में नहीं पाई जाएंगी, आप प्लीज इसको ध्यान रखना, कहां पर में नहीं पाई जाती है ये बोल रहा है आप लोगों से, ठीक है। ओके, प्रवाल भित्तिया। तो देखिए फ्रेंड्स, जो है आप लोगों का, ये आप लोगों को इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इंडिया श्रीलंका के बीच में जो जगह है, ठीक है, आपका मन्नार की खाड़ी, वहां पर में आप लोगों को मिल जाएंगी। कच्छ की खाड़ी जो है वहां पर में आपको मिल जाएंगी गुजरात के अंदर में, ठीक है, गुजरात के अंदर में, ठीक है। अंडमान लक्षद्वीप और मिनी कोई द्वीप के बीच में मिल जाएंगी, क्योंकि लक्षद्वीप में भी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी मिलती है ये, ठीक है। खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती। खंबात की खाड़ी मतलब वो गुजरात और बॉम्बे का ये जो एरिया है ना, जहां पर में आपकी जो नदी है, ताप्ती नदी, ठीक है, और साबरमती नदी वगैरह जो मिलती है जाके वहां पर में, ठीक है, वहां पर में खंबात की खाड़ी पे नहीं मिलता ये। बाकी अगर अदरवाइज कच्छ की खाड़ी के अंदर में ये इधर साइड के अंदर में मिलता है, ठीक है, और भारत और श्रीलंका के बीच में इधर में मिलता है, लक्षद्वीप में मिलता है, अंडमान निकोबार में भी मिलता है, ठीक है, कोरल रीफ। तो ए जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, खंबात की खाड़ी के अंदर में नहीं मिलता, ठीक है, आपका कोरल रीफ। और ये क्वेश्चन आपका 65 बीपीएससी में आया था, डायरेक्टली रिपीट होने के चांसेस आप लोगों के बन जाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। ओके, खंबात की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी मतलब वही खंबात की खाड़ी का ही नाम है, कैम्बे मतलब खंबात की खाड़ी, गुजरात के अंदर में। ओके, चलो नाउ फ्रेंड नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती? सीडीएस के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, लो कर लो बात। अब इस क्वेश्चन के लिए तो हर एक बच्चे का सेशन को लाइक करना बनता है, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही आपको हम रिसर्च करके आपको पढ़ा दे, ठीक है। और टीचिंग परीक्षा के अंदर में जो सपनों वाली क्लास आप लोगों की स्टार्ट होने वाली है जल्दी, उसके अंदर में तो इससे भी ज्यादा जो है हाई लेवल का हम लोग जो है दंगा मचाने वाले अभी उसमें, क्योंकि टॉपर्स का जो है फीडबैक है कि सर हमें बहुत ज्यादा मदद मिली है, और रात में सर क्लास चलती थी तो मजा आता था, उसको रिवाइज भी हम लोग करते थे, आप पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी जो है अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस जो बन सकते वो करा दिया, उसी में से क्वेश्चंस बने, तो बिल्कुल मैं करवा दूंगा आपको सारे के सारे। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू, टीआरई 4 में जैसे जो आप बोलोगे वो करूंगी मैं। चलो परिधि प्रजापति जी, बस अच्छे से पढ़ना है, जो पढ़ा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करते रहना है, ठीक है, मैं बिल्कुल आपको कराऊंगा। कैप्सूल खा के एनर्जी आई, क्लास में धमाल मचाई, अब सपनों वाली क्लास लगाई, मेरे पंखों में उड़ान आई, थैंक यू दानी सर, टीचिंग परीक्षा ऑल टीचर्स। चलिए क्या बात है, ज्योति सिंह जी ने देखिए यही कविता बना दी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो प्रवाल भित्तियां कहाँ नहीं पाई जाती भाई? खंबात की खाड़ी में नहीं पाई जाती, कैम्बे के अंदर में। सीडीएस का क्वेश्चन है आपका, आर्मी उर्मी वाले भी बन सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए, और जो बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, मैं बता दूं नीचे में नंबर चल रहा है, उस नंबर पर कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए, या टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डायरेक्टली डाउनलोड करके वहां से भी आप कर सकते हो, ठीक है। भारत का कौन सा बंदरगाह पालघाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्र से जुड़ा है? ठीक है, पहली बात तो पालघाट दर्रा कहां पर में है? ये हमारा दक्षिण भारत, ठीक है। यहाँ पर में जो है आपका, अगर मैं बात करूं तो पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के अंदर में, ठीक है, ये केरल और, ठीक है, ये केरल और इसको जोड़ने वाला, केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाला जो घाट है उसको पाल घाट बोला जाता है, पाल घाट दर्रा, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, केरला और तमिलनाडु को जोड़ता है, ठीक है। मारमा गांव जो है ये आप लोगों का गोवा में है, तो गोवा और तमिलनाडु के अंदर में ये आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। न्यू मैंगलोर, मैंगलोर जो है कर्नाटक के अंदर में है, ठीक है, मैंगलोर कर्नाटक में है, मारमा गांव गोवा में है, ठीक है, चेन्नई इधर साइड के अंदर में आप लोगों का, ठीक है। किसको जोड़ता होगा आप लोग बताइए जल्दी से, कोशिश करो, कोशिश कोशिश करोगे तो मुझे लगता है कर लोगे आप। चेन्नई जो है आप लोगों का ये इधर साइड में, आपका चेन्नई इधर साइड के अंदर में, तो चेन्नई का भी सवाल नहीं उठता, ओके। तो यहाँ पर मैं आ जाती भाई बात कोच्चिन की, कोच्चिन बंदरगाह को जोड़ता है, ठीक है, कोच्चिन को, ठीक है। तो कोच्चिन यहाँ से पास में है पालघाट बंदरगाह के, तो कोच्चिन बंदरगाह को जोड़ता है ये, कोच्चिन बंदरगाह को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने करना था, ये डीप डाउन जाकर सोचना था, ठीक है जी। खेलो और पढ़ो, चलो अच्छी बात है, खेल खेल में पढ़ाई हो जानी चाहिए, तो ए इज द करेक्ट आंसर, कोच्चिन। तो पालघाट दर्रा कौन से दो राज्यों को जोड़ता है, जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का।
पालघाट दर्रा कौन कौन से, ठीक है, दो घाटों को जोड़ता है? चलिए, तो आप देख सकते हो पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, ठीक है। ये यहाँ पर मैं पालघाट दर्रा पश्चिमी घाट के अंदर में, सपनों वाली क्लास के अंदर में मैं सारे के सारे दर्रे और इस पर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे भी करवाने वाला हूँ आपको। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? ठीक है, उम्मीद अनुसूचित जाति के, ठीक है, अनुसूचित जाति मतलब होता है आप लोगों का एससी, ठीक है, और अनुसूचित जनजाति का मतलब होता है एसटी। तो एससी के लिए कितनी सीटें रिजर्व है? तो आपको ये एक चीज याद रखनी है फ्रेंड्स कि बिहार विधानसभा के अंदर में 243 सीट्स है, जिसमें से 38 सीटें जो है वो एससी के लिए रिजर्व्ड है और 2 सीटें जो है वो एसटी के लिए रिजर्व्ड है। ये 38 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा आपका, ठीक है। अगर अनुसूचित जाति प्लस अनुसूचित जनजाति बोलता तो आंसर कितना होता? अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों अगर पूछ लेता तो आंसर कितना होता? 40 होता। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना आप लोग, ठीक है। चलिए, तो बिहार के अंदर में टोटल 243 सीट्स है, ठीक है, 38 सीट और 2। अच्छा, एक चीज और है, मैंने अभी आप लोगों को बिहार के अंदर में जो है, ओके, आप लोगों को बिहार जीके वाली जो क्लास थी आप लोगों की पेड क्लास के अंदर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि बिहार और झारखंड जब अलग हुए, तो जब बिहार और झारखंड अलग हुए तो उस समय बिहार के अंदर में कितने जिले थे अलग होने से पहले? अगर वो क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तो क्या आप बता पाओगे उसको? बिहार और झारखंड के जस्ट अलग होने से पहले कितने जिले थे? तो बिहार और झारखंड कौन से साल में कौन सी तारीख को अलग हुए? तो बिहार और झारखंड जब एक ही थे राज्य, ठीक है, झारखंड एक ही थे, तो इसमें 55 जिले हुआ करते थे, 55। बिहार को मिले थे 37, ठीक है, और झारखंड को मिले थे 18, ठीक है, इस तरीके से डिवाइड हुआ था ये। अभी बिहार के अंदर में 38 जिले हैं, तो 38 जिले होने के लिए जो +1 एक जिला किया गया वो है अरवल, ठीक है, अरवल। ये याद रखना आप लोगों ने 2001 के अंदर में, ये मैंने पढ़ाया है आपको पेड क्लास के अंदर में, ठीक है। और झारखंड के अंदर में अभी कितने जिले हैं? झारखंड में अब 18 से बढ़कर 24 जिले हो चुके हैं, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो इससे रिलेटेड और भी जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स भी मैं आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करते रहेंगे। इसके अलावा जो है आप लोगों को मैं बता दूं कुछ क्वेश्चंस और है जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ठीक है। जो बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा है वो इन क्वेश्चंस के आंसर कर पाएगा। मुझे बताइए कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब कहा हुई थी? इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? ओके, इसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोग मुझे बता दीजिए जल्दी से कि जो भी बच्चे पेड क्लास में थे उन लोगों को पता होगा कि बिहार का, देखिए बिहार का वन क्षेत्र, वन क्षेत्र, ठीक है, वन क्षेत्र टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट है? ठीक है, कितना परसेंटेज है? परसेंटेज बताना है आपने, परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट है? कल ही रात में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जल्दी से ये भी आंसर आप लोग कमेंट के अंदर में करते जाओगे। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं आप लोगों के पास में सुनहरा मौका है, न्यू ईयर सेल के अवसर पर आप लोग जुड़ सकते हो। जो भी अपने दोस्त है, अपने भाई है, अपने कजिन है, ठीक है, जहां भी आप इनको शेयर करना है आप लोगों ने उनको बताना है, आप उनको भी बता सकते हो। क्योंकि जब जितने भी बच्चे जो सेलेक्ट हुए वो वही कहते कि सर मुझे मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, मेरे भाई ने सजेस्ट किया था, मेरे बहन ने सजेस्ट किया था, तो वो आपके लिए जो है वो रहेंगे आपके लिए, ठीक है, थैंकफुल रहेंगे। तो ये एक जो पॉइंट है आप लोगों का ये आप लोग बता दोगे मुझे। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं और भी क्वेश्चन है मेरे पास में, आप लोग बताते जाएंगे मुझे कि जो कराची अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन, ठीक है, 1931 का, आप लोगों को बताना है कि कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1931 के अंदर में जो हुआ था इसके अध्यक्ष कौन थे ये बता दीजिए आप लोग। पहली बार फंडामेंटल राइट्स जो है उसके बारे में बात कहां पर में हुई थी, उसके ऊपर में प्रस्ताव पारित हुआ था, तो कौन से वाले इसके अंदर में हुआ था ये भी बता देना आप लोगों ने, ठीक है। जल्दी जल्दी से आंसर्स करते रहेंगे सभी के सभी लोग। चलिए, तराई की 2 लड़ाइयां हुई है, तराई की, ठीक है, तराई की 2 लड़ाइयां हुई है, तराई की लड़ाई नंबर 1, तराई की लड़ाई नंबर 2। चलिए बताइए पहली लड़ाई कौन से साल में हुई थी, दूसरी लड़ाई कौन से साल में हुई थी, पहली लड़ाई कौन जीता, दूसरी लड़ाई कौन जीता, ये भी आप लोग मुझे बता देंगे कमेंट के अंदर में, ठीक है। तराई की पहली लड़ाई दूसरी लड़ाई कौन कौन जीता ये आप लोग बताते जाएंगे, ठीक है।
चलिए मुझे बताइए कि अगर, ठीक है, राज्यपाल को कोई अध्यादेश जारी करना है, राज्यपाल को, ठीक है, अध्यादेश, अध्यादेश जो है जारी करना है उसने, तो अध्यादेश जारी करने के लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल कौन सा है? आप मुझे बताएंगे कि अगर हमारे भारत के अंदर में संविधान संशोधन करना है, ठीक है, अमेंडमेंट करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अमेंडमेंट करना है अगर, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए कौन सा आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए कौन सा आर्टिकल है? मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आज 5 बजे भी आप लोगों की एक मैराथन होने वाली है, तो 5 बजे भी जरूर जुड़िएगा आप लोग, एक लाइव मॉक टेस्ट है 5 बजे वाले में, तो जितने भी बच्चे हैं वो सभी के सभी बच्चे 5 बजे का अलार्म भी लगा के रख लीजिए आप सभी के लोग, ठीक है, 5 बजे आपका महा मैराथन होने वाला है, ठीक है, 5 बजे वाली क्लास का पूरा रिवीजन अब तक जितना भी पढ़ाया है, ठीक है, तो 5 बजे वाली क्लास के अंदर में भी जरूर जुड़िएगा आप सभी के सभी लोग। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आपको बहुत मजा आएंगी, ठीक है, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर स्पीड में हम लोग करेंगे उसके अंदर में, ठीक है। चलिए मुझे एक चीज आप लोग बताएंगे यहाँ पर में, एक चीज के भाई, जो देखिए दो गुरु, सिख गुरु है, ठीक है, जिनको मृत्यु दे दी गई थी मुगल बादशाहों के द्वारा। एक थे गुरु अर्जन देव जी, गुरु अर्जन देव जी, ठीक है, गुरु अर्जन देव जी, अर्जन देव जी, और गुरु तेग बहादुर जी, तेग बहादुर जी, बहादुर जी, ठीक है। ये कौन से नंबर के गुरु थे, ये कौन से नंबर के गुरु थे, जल्दी बताइए आप लोग। इनको किसने मृत्यु दंड दिया था, इनको किसने मृत्यु दंड दिया था, ये भी बता देंगे, कौन मुगल बादशाह था वो उस समय का। चलिए मुझे आप लोग बताएंगे यहाँ पर में कि पालघाट दर्रा जो है, पालघाट, जो पालघाट दर्रा है, ये कौन से दो राज्यों को जोड़ता है, कौन से दो राज्य है, ठीक है, कौन कौन से दो राज्य है जिनको जोड़ता है पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा कौन से दो राज्यों को जोड़ता है ये भी बता देंगे आप लोग। 2827 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे, ठीक है, मुझे लगता है कि